हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 6 से 10 जनवरी 2024 के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इन करंट अफेयर्स के वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से अवेलेबल हो सके। तो आपका पूछा गया प्रश्न है, हाल ही में किन्हें पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है रविंद्र कुमार त्यागी। ठीक है, याद रखेंगे। ये जो है पहले पावर ग्रिड में निर्देशक संचालन के पद पर जो है कार्यरत थे। ठीक है, संचालक के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने पावर ग्रिड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के प्रमुख के रूप में भी कार्य किया है। और याद रखेंगे, पावर ग्रिड जो है भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय का एक महारत्न CPSU कंपनी है, इसकी स्थापना 23 अक्टूबर 1989 को हुई थी। ठीक है, 1989 को हुई थी, 23 अक्टूबर 1989 को हुई थी और इसका मुख्यालय गुड़गांव में है। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न से इतने फैक्ट याद रख लेने हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में प्रदेश के एकमात्र की शहर को वाटर प्लस शहर की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ प्रदेश का जो है रायपुर शहर है, जिसे वाटर प्लस शहर की जो श्रेणी है इसमें रखा गया है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। इससे पहले देश के 14 शहर वाटर प्लस की श्रेणी में आ चुके हैं और अब रायपुर जो है 15वां वाटर प्लस शहर बन गया है। ठीक है, देश के 10 प्रमुख कचरा मुक्त शहरों में रायपुर और दुर्ग को 5 स्टार और अंबिकापुर, बिलासपुर और राजनांदगांव को 3 स्टार रेटिंग मिली है। वहीं 47 नगरीय निकायों को 1 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है। ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में याद रखेंगे, स्वच्छ शहरों में अंबिकापुर प्रथम था 2022 में। अभी जो है आप याद रख लीजिएगा, रायपुर जो है 15वां वाटर प्लस शहर बन चुका है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राज्य के आकांक्षी जिला दंतेवाड़ा के आंगनबाड़ी केंद्रों में 8 जनवरी को किस अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो आप याद रखेंगे, अभियान का नाम निर्मल आंगनबाड़ी अभियान। ठीक है, ये बच्चों के आंगनबाड़ी के लिए उसके रख रखाव के लिए जो है यह अभियान दंतेवाड़ा जिले में प्रारंभ किया गया है। ठीक है, 8 जनवरी को इसका शुभारंभ हुआ है। विस्तार पर बात करेंगे। दंतेवाड़ा जिले के 2 किरंदुल और कुआंकोंडा परियोजना में, ठीक है, दंतेवाड़ा जिले के ये 2 जो परियोजना है, किरंदुल और कुआंकोंडा परियोजना, इनमें निर्मल आंगनबाड़ी यानी कि निर्मल आंगनबाड़ी अभियान यानी कि स्वच्छता से शिक्षा की ओर अभियान का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, स्वच्छता से शिक्षा की ओर, ये जो है आंगनबाड़ी के सभी बच्चों के लिए है। और भारत सहयोगी पीरामल फाउंडेशन छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा जिले में कार्यरत है, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ के 28 आंगनबाड़ी केंद्रों में यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत परिसर की साफ सफाई, सामानों की व्यवस्था और बच्चों के खेलने और पढ़ने की सामग्री आदि के रख रखाव पर जोर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राज्य के किस जिले के लाइचा चावल को कैंसर में रोग प्रतिरोधक और इम्यूनिटी बूस्टर बताया जा रहा है? याद रखेंगे, लाइचा चावल या फिर आपका जो है संजीवनी धान के रूप में भी पूछ सकता है। तो याद रखेंगे, बस्तर जिले के लाइचा चावल जो है ये कैंसर के लिए रोग प्रतिरोधक और इम्यूनिटी बूस्टर बताया जा रहा है। ठीक है, संजीवनी धान भी इसका नाम कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विस्तार पर बात करते हैं इसके। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने छत्तीसगढ़ के औषधीय गुणों वाले संजीवनी धान पर रिसर्च किया है। बस्तर का यह लाइचा चावल देश का पहला चावल होगा जिसके सेवन से कैंसर नहीं बढ़ेगा और इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। ठीक है, वैज्ञानिकों के अनुसार इसके सेवन से शरीर में पाए जाने वाले मैक्रोफेजेस नामक प्रतिरक्षा कोशिकाओं की वृद्धि होती है, जिसका कार्य शरीर के हानिकारक बैक्टीरिया और मृत कोशिकाओं को दूर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ओपन राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बस्तर के खिलाड़ियों ने कुल कितने मेडल जीते हैं? याद रखेंगे, बस्तर के खिलाड़ियों ने 9 मेडल कुल जीते हैं। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। राष्ट्रीय कराटे स्पर्धा का आयोजन उड़ीसा के कटक में 6 से 7 जनवरी तक किया गया था, जिसमें बस्तर के खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक सहित जो है कुल 9 मेडल जीता है। प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में जो है 40 किलोग्राम वर्ग में दिव्या साहू ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक है, तो याद रख लेंगे, बस्तर के खिलाड़ियों ने कुल 9 मेडल जीते हैं इस प्रतियोगिता में।
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राज्य में कहाँ दुर्लभ प्रजाति का भौंकने वाला हिरण पाया गया है, यानी कि बार्किंग डियर। ठीक है, इसको भौंकने वाला हिरण या बार्किंग डियर कहते हैं। ये जो है सीता नदी अभ्यारण्य में पाया गया है, जो कि धमतरी में है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। उदंती सीता नदी अभ्यारण्य जो है धमतरी और गरियाबंद के जंगलों को मिलाकर 2009 में बनाया गया था। यह 1842.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। बार्किंग डियर से पहले यहाँ कुल्हाड़ी घाट क्षेत्र में मूसक हिरण कैमरे में कैद हुआ था, आप सभी को पता होगा। इसके अलावा इंद्रधनुषी गिलहरी, काला तेंदुआ भी यहाँ पाया गया है। यहाँ बार्किंग डियर की संख्या लगभग 200 से 250 जो है होगी, और इसका नाम हिंदी में कांकड़ और स्थानीय ग्रामीण इसे कोटरी कहते हैं। ठीक है, यह अभ्यारण्य वन भैंसों के लिए मशहूर है, प्रमुखता यहाँ जो है वन भैंसों के लिए यह फेमस है, ये अभ्यारण्य सीता नदी अभ्यारण्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य ने काला नूनिया चावल, सुंदरवन शहद और अन्य उत्पादों के लिए जीआई टैग हासिल किया है? तो ये जो है पश्चिम बंगाल राज्य ने जो है अपने उत्पादों के लिए जीआई टैग हासिल किया है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। राष्ट्रीय जीआई ड्राइव मिशन के एक भाग के रूप में सुंदरवन शहद, काला नूनिया चावल और तंगेल, गोरोड और कादियाल साड़ियों को जो है जीआई टैग मिला है। ठीक है, यह शहद जो है मौली समुदाय द्वारा सुंदरवन जंगल से एकत्र किया गया था इस शहद को। और काला नुनिया चावल जो है इसको जो है प्रिंस ऑफ राइस कहा जाता है। इसकी खेती राज्य के जलपाईगुड़ी जिले में की जाती है। कड़ियाल साड़ी जो है कड़ियाल साड़ी का उत्पादन केवल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के मिर्जापुर में होता है। और टेंगेल और गोरोड साड़ी जो है ये भी साड़ी के वैरायटी हैं। ये जो टेंगेल और गोरोड साड़ी है ये भी इस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ठीक है, और याद रखेंगे 2004 के बाद देश के विभिन्न हिस्सों से कुल 504 वस्तुओं को यह जीआई टैग मिल चुका है। तो पश्चिम बंगाल के अभी इन वस्तुओं को यानी कि शहद, चावल और साड़ियों को जो है अभी जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 जनवरी 2024 को किसने बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो याद रखेंगे नाम राजनयिक इंद्रमणि पांडे, इन्होंने बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। यह पहली बार है कि किसी भारतीय अधिकारी ने इस क्षेत्रीय समूह में प्रमुख पद संभाला है। ठीक है, पांडे जो है इंद्रमणि पांडे जो है 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं, और नई जिम्मेदारी संभालने से पहले वह जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत थे। अब उन्होंने ढाका के सचिवालय में बिम्स्टेक के चौथे महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ये जो है बिम्स्टेक जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और इसका गठन 6 जून 1997 को हुआ था। बैंकॉक घोषणा के माध्यम से इसका गठन हुआ था। ठीक है, और याद रखिएगा इसमें 7 देश है, जैसे कि आपका बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। ठीक है, तो याद रखेंगे 7 देशों का संगठन है बिम्स्टेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कितने भारतीय शहरों को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी टैग के लिए नामांकित किया गया है? तो 3 भारतीय शहरों को जो है इसके लिए नामांकित किया गया है। विस्तार पर बात करेंगे। भारत ने वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय वेटलैंड शहरों के रूप में मान्यता के लिए 3 नामांकन प्रस्तुत किए हैं। इनमें जो है इंदौर, भोपाल और उदयपुर ये शामिल है, तीनों नाम। ठीक है, यह नामांकन नगर पालिकाओं के सहयोग से राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरणों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, वर्ष 2015 में आयोजित COP 12 के दौरान रामसर कन्वेंशन ने एक स्वैच्छिक वेटलैंड सिटी प्रत्यायन प्रस्तुत किए गए थे। ठीक है, और इस योजना का उद्देश्य शहरी और पेरी शहरी वेटलैंड्स के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग और स्थानीय आबादी के लिए स्थायी सामाजिक आर्थिक लाभों को बढ़ावा देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की किस योजना को मंजूरी दी है? तो पृथ्वी विज्ञान या पृथ्वी योजना, पृथ्वी विज्ञान योजना या पृथ्वी योजना भी इसका नाम है। ठीक है, तो इसे मंजूरी दी गई है। विस्तार पर बात करेंगे। कैबिनेट ने 4,797 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना को 2021 से 26 की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए जो है मंजूरी दे दी है। और पृथ्वी विज्ञान योजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के विभिन्न संस्थानों में एकीकृत बहुविषयक पृथ्वी विज्ञान अनुसंधान और नवीन कार्यक्रमों के विकास को सक्षम बनाएगी। पृथ्वी जो है एक व्यापक योजना है जिसमें 5 चल रही उप योजनाएं शामिल हैं। इन उप योजनाओं के नाम जो है दिए गए हैं नीचे।
आइए देखते हैं ये उपयोजना योजना कौन कौन से हैं इसके। वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान मॉडलिंग अवलोकन प्रणालियां एवं सेवाएं जिसे एक्रोस कहा जाता है। महासागर सेवाएं मॉडलिंग अनुप्रयोग संसाधन और प्रौद्योगिकी जिसे ओ स्मार्ट कहा जाता है। ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान जिसे पेसर कहा जाता है। भूकंप विज्ञान और भूविज्ञान जिसे SAGE भी कहा जा सकता है। और अनुसंधान शिक्षा प्रशिक्षण और आउटरीच यानी कि जिसे रीच आउट भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो इन पांचों उप योजना जो कि है एक्रोस, ओ स्मार्ट, पेसर, SAGE और रीच आउट, ये सभी पांचों उप योजना इसके तहत जो है कार्यरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो प्रसादम जो है एक फूड स्ट्रीट जो है ये योजना है, ये जो है उज्जैन में फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। ठीक है, उज्जैन में। विस्तार पर बात करेंगे। प्रसादम भारत की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट है। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में नीलकंठ वन महाकाल लोक में स्थित है। ठीक है, प्रसादम जो है 939 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली है और इसमें कुल 17 दुकानें हैं। यह प्रतिदिन महाकालेश्वर मंदिर आने जाने वालों को जो है 1 से 1.5 लाख भक्तों के लिए जो है भोजन का विकल्प प्रदान करती है। ठीक है, और यह पीने के पानी की सुविधा, बच्चों के खेलने का क्षेत्र, CCTV निगरानी, सार्वजनिक सुविधाएं और बैठने की जगह सहित जो है विभिन्न सुविधाएं प्रदान करती है। ठीक है, तो याद रखेंगे प्रसादम जो है उज्जैन में डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इसका उद्घाटन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने कोलकाता में पहले अंतरदेशीय जल मार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जो है इसकी अध्यक्षता की है। विस्तार पर बात करेंगे। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हरित नौका अंतरदेशीय जहाजों के हरित पारगमन के लिए दिशा निर्देश का अनावरण किया है। उन्होंने नदी क्रूज पर्यटन रोड मैप 2047 का भी अनावरण किया है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने अंतरदेशीय जल परिवहन की मॉडल हिस्सेदारी को मौजूदा 2% से बढ़ाकर 5% करने का लक्ष्य तय किया है। और भारत सरकार ने अक्टूबर 2023 में अंतरदेशीय जलमार्ग विकास परिषद की स्थापना की थी, याद रखेंगे। ठीक है, अक्टूबर 2023 में इसकी स्थापना की गई थी। और आगे बढ़ते हैं। आपका हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पर्वत उत्सव 2024 कहाँ 8 जनवरी 2024 को शुरू हुआ है। तो यह जो उत्सव है ये गोवा में शुरू हुआ है। ठीक है, गोवा के पणजी में। विस्तार पर बात करेंगे। यह समावेशिता और सशक्तिकरण का एक वैश्विक उत्सव है। इसका आयोजन गोवा सरकार के समाज कल्याण निदेशालय के सहयोग से राज्य दिव्यांग जन आयुक्त कार्यालय द्वारा किया जाता है। गोवा में मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि इसमें रहे हैं ये। और इस उत्सव का उद्देश्य उद्घाटन समारोह के दौरान संगीत, नृत्य और मनोरंजन में आकर्षक प्रदर्शन के माध्यम से दिव्यांगजनों की प्रतिभा का प्रदर्शन करना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किन्हें भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो रघुराम अय्यर हैं, इन्हें जो है भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये है रघुराम अय्यर। विस्तार पर बात करेंगे। रघुराम अय्यर भारतीय ओलंपिक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। वह मतदान के अधिकार के बिना कार्यकारी परिषद का पदेन सदस्य होंगे, कार्यकारी परिषद के पदेन सदस्य होंगे। और वे जो है कोई निर्वाचित सदस्य नहीं है, बल्कि वह जो है एक वेतनभोगी अधिकारी हैं। और भारतीय ओलंपिक संघ भारत में ओलंपिक आंदोलन और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए शासी निकाय है। ठीक है, याद रखेंगे। और यह ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एथलीटों का चयन करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2024 का विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया है? तो ये जो है 6 जनवरी को मनाया गया है। ठीक है, वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑर्फन्स। ठीक है, ये जो है विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है 6 जनवरी को। विस्तार पर बात करेंगे। यह दिवस उन बच्चों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जो युद्धों के कारण अनाथ हुए हैं। ठीक है, और ये हर साल 6 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य अनाथ बच्चों के सामने आने वाली भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक चुनौतियों को उजागर करना है। इस वर्ष का इसका विषय है, इस दिवस का अनाथों का जीवन मायने रखता है। ठीक है, इस दिवस की स्थापना फ्रांसीसी संगठन SOS इन्फेंट्स एंड डिस्ट्रेसेस द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में पृथ्वी का घूर्णन दिवस 2024 जो है कब मनाया गया है? तो ये जो है 8 जनवरी को मनाया गया पृथ्वी का घूर्णन दिवस 2024। ठीक है,
अर्थ रोटेशन डे जो है 8 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। विस्तार पर बात करेंगे 1851 में, ठीक है, 1851 में 1851 में पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना फ्रांसीसी भौतिकी विज्ञानी जो है लियोन फोकाल्ट द्वारा एक पेंडुलम का उपयोग करके एक प्रयोग के माध्यम से पूरा किया गया था, जिसे फोकाल्ट पेंडुलम के नाम से जाना जाता है। पेंडुलम का जो दोलनशील तल समय के साथ घूमता है और एक ऐसी घटना है जिसे केवल इसके नीचे घूमती हुई पृथ्वी द्वारा ही समझाया जा सकता है। पृथ्वी घूर्णन दिवस महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक प्रमुख वैज्ञानिक खोज का स्मरण कराता है जिसने पृथ्वी के घूर्णन का स्पष्ट अवलोकनीय जो साक्ष्य जो है प्रदान किया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर हीम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान द्वारा जो है हीम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक जो है घोषित किया गया है हाल ही में। विस्तार पर बात करेंगे। किर्गिज गणराज्य यानी किर्गिस्तान का कहना है कि हीम तेंदुआ न केवल प्राकृतिक संपदा और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है बल्कि पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता और स्वास्थ्य का संकेतक भी है। हीम तेंदुए को पैंथेरा के नाम से भी जाना जाता है। यह महानता, बड़प्पन, साहस, बहादुरी और लचीलेपन का प्रतिनिधित्व करता है। हिम तेंदुआ जो है अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान गणराज्य, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान सहित एशिया के 12 देशों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको प्रश्न दिया गया, हाल ही में अध्ययन के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमारे एकेडमी में क्लासेस अवेलेबल हैं, पीएससी प्री, व्यापम, टीचर्स एंड अदर्स। तो अगर आप किसी भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के लिए जानकारी चाहते हैं, तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारे एकेडमी में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और नॉलेज गेन करते रहिए। धन्यवाद।